तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक संदीप करके बुक पढ़ने जा रहे हैं। सो इस चैप्टर में हम जानेंगे सबसे पहले तो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर हम जानेंगे स्कार्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या राइज होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती है वो क्या होती है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, और फिर कुछ प्रॉब्लम्स जो अराइज होते हैं इकोनॉमी में, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, और पीपीएफ, और फिर कुछ प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे साथ में। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले ये बता रहे हैं कि इकोनॉमी, इसमें डेफिनेशन ये बताई जा रही है कि इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी जान लिया है। तो उसी की इंट्रोडक्शन यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी क्या होता है। An economy is a system which provides people the means to work and earn a living। यानी इकोनॉमी वैसा सिस्टम है जहाँ पे लोग अपना दिनचर्या चला सकते हैं, जिससे वो अपना पैसा कमा के अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं, वो सिस्टम इकोनॉमी कहलाता है। तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, कंजम्पशन यानी उस किसी चीज़ को कंज्यूम करना, इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। ये तीन चीज़ें आती हैं इसके अंदर। सबसे पहले आती है कि क्यों हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। तो सिंपल वर्ड अगर हम बताएं कि इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, उसका रीज़न है स्कार्सिटी, यानी चीज़ों की कमी होना। अब लोगों की डिमांड इतनी है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन हम सबकी विश तो फुलफ़िल नहीं कर सकते ना जितना मर्ज़ी उनको देकर। इसीलिए कमी है चीज़ों की, इसीलिए इकोनॉमी अराइज होती है। अगर कमी ही नहीं हो दुनिया में किसी भी चीज़ की, तो हर इंसान की नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। अब किसी को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अगर कमी ही नहीं है इस चीज़ की, तो लोग इसे आसानी से ले जाएंगे। तो लोगों को फिर काम करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, वर्क करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए स्कार्सिटी है, तभी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स अराइज होती है। सेकेंड इज स्कार्सिटी, यानी स्कार्सिटी का मतलब जैसा कि अभी बताया कि उतनी चीज़ें, सबकी विश हम पूरी नहीं। स्कार्सिटी में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कि स्कार्सिटी में अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। ह्यूमन वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। वो कई लोग मतलब इतनी सारी विशेस बोल देंगे, मुझे गाड़ी बंगला ये चीज़, एक चीज़ पूरी होती है कि दूसरी चीज़ आ जाती है। और ह्यूमन वांट्स यानी हर एक व्यक्ति की अब नीड होती है। यूँ तो नहीं कि 10 लोग हैं तो 5 कुछ ना कुछ चाहेंगे, बाकी 5 लोग कुछ भी नहीं चाहते ज़िंदगी से। तो इसीलिए सबकी कुछ ना कुछ ख्वाहिश, और इतनी सारी ख्वाहिश है। और तीसरी बात आती है कि ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी अब मिल्क बोले, अगर मिल्क की कमी आ रही है, अब हमें घर में चाय भी बनानी है, पनीर भी बनाना है, हमें दूध नॉर्मली पीना भी है, उसकी मिठाई बनानी है, हमें काफ़ी काम करने हैं, पर अब दूध की कमी है। तो हम प्रायोरिटी देखेंगे कि हमें किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा नीडेड है। हमें दूध बस पीना है, इसलिए हम सिर्फ प्रायोरिटी देखेंगे, जहाँ पे प्रायोरिटी आ रही है उस चीज़ को हम सिलेक्ट करके वर्क करेंगे, राइट। सो यही इकोनॉमी होती है। फॉर स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर, यानी चॉइस आपकी, जैसे मिल्क हमने कहाँ पे यूज़ करना है, पीने के लिए यूज़ किया, तो ये आपकी चॉइस लगी। तो स्कार्सिटी और चॉइस गो टुगेदर। अब आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो ये स्कार्सिटी की ही डेफिनेशन बोल दी है इन लोगों ने एक तरीके से, कि अनलिमिटेड वांट्स है लोगों की, सबको सेटिस्फाई करना है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड। अब कोई भी चीज़ है, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सारी चीज़ लिमिटेड है इस दुनिया में, राइट। तो उनके इतने सारे ऑल्टरनेटिव तरह तरह के यूज़ होते हैं, तो हम प्रायोरिटी देते हैं, चॉइस लेते हैं उनमें से कि कहाँ कौन सी नीड हमें कितनी सेटिस्फाई करनी है। तो वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी स्कार्सिटी होती है। अब तीन रीज़न क्यों होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। पहला है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी जहाँ पे अभी बोला था लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज उतनी नहीं है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब लिमिटेड है इस दुनिया में। सेकेंड इज़ कि लोगों की ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। और तीसरी बात ऑल्टरनेटिव यूजेस, जो अभी हमने इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स ये हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस विच स्टडीज़ द वे अ सोसाइटी चूज़, यानी वो सोशल साइंस, वो स्टडी है इकोनॉमिक्स जो एक सोसाइटी चूज़ करती है
टू यूज़ इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी जितनी भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको जो तरीका है, जिस वे में सोसाइटी चूज़ करती है, जिनके ऑल्टरनेटिव यूज़ होते हैं तरह तरह के गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, देने के लिए, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट, और लोगों में, हर एक लोगों में बांट देना, किसी के पास ज़्यादा आती है कोई चीज़, किसी के पास कम आती है, तो हर एक ग्रुप्स ऑफ पीपल के अंदर बांट देना, ये इकोनॉमिक्स होता है। तो इसको हमें याद करना पड़ेगा, इसको ब्रेक डाउन कर करके यू कैन लर्न इट। नेक्स्ट कम्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो प्रॉब्लम्स होती है कि जब हम सीधा बता रहे हैं, अगर मैं सिंपली बताऊं, समझाऊं, तो वो इकोनॉमिक्स, वो प्रॉब्लम्स जो हम सीधा मुंह पे बता रहे हैं कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, हम यूँ नहीं बोल रहे इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होनी चाहिए, या इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है तो उसको सुधारने के लिए आप ऐसे ऐसे करो, हम कोई भी सजेशन नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, हम बस एक फैक्ट को स्टेट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व्ड, और वो कैसे सॉल्व किए, ये अभी हमें बात नहीं करी है, सजेशन हम देते हैं नॉर्मेटिव में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, ये हमने क्या कर दिया, एक फैक्ट स्टेट कर दिया, भाई इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, हमने ये नहीं बोला कि इंडिया नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, ये एक चीज़ बता दी, बस बात खत्म। प्राइजेस शुड नॉट कॉन्स्टेंटली राइज वगैरह हमने कुछ नहीं बोला, तो हमने एक बात बता दी, दैट्स इट। तो ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब आते हैं कि इसमें यही बोला जा रहा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, यानी हम किसी भी साइड नहीं जा रहे, हम यूँ भी नहीं बोल रहे कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम किसी भी साइड नहीं जा रहे, हम न्यूट्रली एक चीज़ बस बता रहे हैं। तो इसी में बोला है कि इसमें जजमेंट नहीं होती है। तो नेक्स्ट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी चाहिए, जब हम ये चीज़ बता रहे हैं कि कैसे करनी चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, हम बता रहे हैं, हम एक सजेशन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या प्राइसेस शुड नॉट राइज, यानी हम एक सजेशन दे रहे हैं। डिफ्रेंसिएशन है विच इज़ वेरी ईजी, एक बार हम रीड करेंगे तो वी कैन गेट टू नो कि इनका डिफरेंस क्या है। डिफरेंस में हम बस यही लिख सकते हैं सिंपल, एक तो पहले इसमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इन दोनों की डेफिनेशंस दे देंगे, एग्जाम्पल्स दे देंगे, जजमेंट के बारे में बता देंगे किसके अंदर जजमेंट हम देते हैं और किसके अंदर हम नहीं देते हैं, और ये बता देंगे कि वो कैसा नेचर में कैसा होता है। ये इसमें ये बता देंगे कि यहाँ पे ये सजेशन नहीं देते हैं, यहाँ पे हम फैक्ट्स को स्टेट करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सजेशन देते हैं, ठीक है। तो आप और इसको बोलेंगे कि हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा से, यानी जो भी डेटा अवेलेबल है। अब इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है विच इज़ अ फैक्ट, राइट, लेकिन यहाँ पे हमने बोला शुड नॉट बी। अब ये आपका ओपिनियन है कि आप बोल रहे हो कि नहीं होनी चाहिए या प्राइजेस राइज नहीं होने चाहिए, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई बोलेगा कि राइज होनी चाहिए क्योंकि कोई और में भी रीज़न हो उनको राइज होने का। नेक्स्ट कम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो का मतलब ही स्मॉल होता है और मैक्रो का मतलब ही लार्ज होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स वो थ्योरी है जो इंडिविजुअल, मतलब कोई भी इकोनॉमी है, अब इकोनॉमी तो पूरे वर्ल्ड में है ना, दिनचर्या, पूरे जो प्रोफेशन है, जॉब्स है, हर एक कंट्री में हर व्यक्ति करता है, राइट। तो अब उसके छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स में जब पढ़ते हैं, यानी इंडिया के अकेले सेपरेट इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, या सेपरेट चाइना के बारे में पढ़ रहे हैं, सब सेपरेट जापान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम सेपरेटली पढ़ रहे हैं, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी जब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा, यानी एक सिंपल नेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉट पर्टिकुलरली नेशन। अगर नेशन में भी अगर हम लगा सकते हैं कि छोटे छोटे यूनिट्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है कि जो लार्ज इकोनॉमिक्स, यानी ये पूरी एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी सारी जितनी भी इकोनॉमी जहाँ तक भी एक्सटेंडेड है उस सब के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जैसे कि पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी छोटे छोटे एक पर्टिकुलर चीज़, यानी जैसे इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडिया एक इंडिविजुअल है पूरे वर्ल्ड में। ए मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए आता है, और ए का मतलब होता है एग्रीगेट, यानी कि हम ग्रुप्स, एग्रीगेट का मतलब ही ग्रुप्स होता है, तो हम ग्रुप्स के में पढ़ रहे हैं, यानी ओवरऑल पूरे ग्रुप में पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन दिया गया है। पहले तो हम इनकी डेफिनेशन ही लिख देंगे, इसमें हम लिख देंगे कि जैसे एक एग्जांपल, एक टाइप सा दे देंगे कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई होते हैं, किसी भी कंट्री में लोगों की डिमांड होती है कुछ और उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्होंने एग्रीगेट वर्ड जोड़ दिया बस, कि ग्रुप में डिमांड होता है, यानी वर्ल्ड वाइड डिमांड और वर्ल्ड वाइड सप्लाई, ग्रुप का डिमांड और ग्रुप का सप्लाई।
इनके एम क्या होते हैं, या इनके एग्जाम्पल्स लिख देंगे हम कि जैसे इंडिविजुअल इनकम किसी की, इंडिविजुअल आउटपुट, इसमें हम बोलेंगे पूरे नेशन की इनकम, नेशन का आउटपुट, है ना। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइजेस के मतलब किसी कोई भी कॉमोडिटी है, कोई भी टी बैग है, उसके प्राइस से रिलेटेड ये छोटे छोटे फैक्टर्स के ऊपर पढ़ती है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको इनकम या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे जो लेवल ऑफ इनकम है वो पूरे लाइक नेशन पे हम काम कर रहे हैं। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो और माइक्रो दो वे में देख सकते हैं हम। पूरा वर्ल्ड इज़ मैक्रो और नेशन इज़ माइक्रो। अब हम एक और चीज़ बोल सकते हैं कि नेशन के अंदर भी तो माइक्रो मैक्रो हो सकता है, तो यहाँ पे फिर मैक्रो हो जाएगा नेशन के बारे में और माइक्रो हो जाएगा नेशन के अंदर हम छोटे छोटे यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ये कुछ डिफ्रेंसिएशन है जो हम रीड करेंगे एंड विल गेट। अगर बोलें कि माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड करती है या मैक्रो माइक्रो पे करती है, तो क्या सवाल आएगा। तो पहले पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो पे कैसे डिपेंड होती है। अब जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, एक बंदे की डिमांड है तो एक बंदे की डिमांड से पूरी इकोनॉमी पे फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। उसको पूरे सबकी डिमांड को देख के ही तो सप्लाई होएगी, एक इंसान की देख के थोड़ी होएगी। या फिर प्राइस है किसी चीज़ का तो वो लोगों की नीड्स के बेसिस पे बढ़ेगा ना, एक इंडिविजुअल के उस पर नहीं बढ़ेगा, लेकिन लोग कितने सारे लोग क्या चाह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग प्राइस भी सेट किया जाएगा। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो पे डिपेंड होती है। और मैक्रो कैसे होती है, अब हम एग्रीगेट पूरे ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तब उन पूरे ग्रुप्स के अंदर छोटे छोटे इंडिविजुअल ही तो होंगे, तो वो इंडिविजुअल भी तो इंपॉर्टेंट है उस ग्रुप को बनाने के लिए। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे पे निर्भर है। हम यूँ नहीं बोल सकते कि माइक्रो डिपेंडेंट है या मैक्रो डिपेंडेंट है। तो दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमें याद रखनी है माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी। हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी किसी इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो ये 3 प्रॉब्लम्स अराइज होती है कि हमें प्रोड्यूस, अब इकोनॉमी तो बन गई, लोग चीज़ें खरीदने वरीदने या बेचने भी तो आ गए इसी इकोनॉमी में, लेकिन हमें बात क्वेश्चन ये उठता है कि हम जो चीज़ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जो चीज़ बेचना चाह रहे हैं, वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करें, हम क्या चीज़ बनाएं। दूसरा सवाल आता है कि हम कैसे बनाएं, क्या प्रोसेस है। मतलब पहली चीज़ है व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर हमने सीखा चलो भाई टी बैग्स हम प्रोड्यूस करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस यानी वो तरीका कैसे होएगा, हम फार्म्स में बोएंगे, ऐसे बोएंगे, क्या क्या तरीका होएगा उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। तीसरी बात जानने की ज़रूरत है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है। अब अगर हमने टी बैग की एग्जांपल लिया तो वो टी बैग किसके लिए है, इंडिया में जो भी सिटीजन्स हैं उनको चाहिए, टी बैग्स चाहिए टी बनाने के लिए, तो हम उनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस किसी भी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में अराइज हो जाते हैं। तो यहीं पे उन सब चीज़ों को एलाबोरेट किया गया है। जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हम ये देखते हैं कि हमें प्रोड्यूस सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें प्रोड्यूस करनी है और कितने अमाउंट में उस चीज़ को हमें प्रोड्यूस करना है। अब अगर हम सोच रहे हैं शुगर प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, अब शुगर कितनी प्रोड्यूस करनी है, तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज़ टू प्रोड्यूस, यानी पहले हम देखेंगे कौन सी कमोडिटी वो प्रोड्यूस करनी है, तो हम एक सिलेक्ट करेंगे कि हमें ये गुड्स प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट इसकी कितना प्रोड्यूस करना है, तो ये 2 चीज़ें आ जाती है व्हाट टू प्रोड्यूस में। हाउ टू प्रोड्यूस यानी इसमें हम ये देखते हैं कि वो टेक्निक क्या होगी जो हम इस गुड को प्रोड्यूस करने में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि कितने इसके अंदर आता है, मतलब 2 तरीके की आपको टेक्निक बताइए कि हम कैसे किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। पहला है LIT और दूसरा है CIT। पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें ज़्यादा लेबर होते हैं, ज़्यादा काम करने वाले मिस्त्री बोलो या काम करने वाले वर्कर्स बोलो, तो वो लोग ज़्यादा होते हैं और कैपिटल यानी मशीन्स वगैरह ये सब कम यूज़ करी जाती है। अब मैं अगर टी को प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मुझे टी को प्रोड्यूस करने के लिए फार्मिंग चाहिए होगी, तो फार्मिंग के लिए मेरे को ज़्यादा वर्कर्स नीडेड है, तो मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ कर रही हूँ। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है कि जहाँ पे हम कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करते हैं और लेबर का कम। चिप्स इंडस्ट्री है, चिप्स इंडस्ट्री में वो चिप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बड़ी बड़ी मशीन्स से, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तीसरी बात आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब ये चीज़ कि हमने उन लोगों को यानी जिनको ये चीज़ की ज़रूरत है वो हमें देखना है ये किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, अमीरों के लिए कर रहे हैं, किन लोगों के लिए कर रहे हैं। और इस प्रॉब्लम में 2 चीज़ें आती हैं। पहला है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन।
इट मीन्स हाउ द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आता है कि मतलब कोई भी इनकम है, नेशनल इनकम आ रही है, वो तरह तरह के लोगों में कैसे बट रही है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कितने कितने पोर्शन में हमें चीज़ें, अब जैसे कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आता है कि इनकम कि कितनी कितनी इनकम, नेशन की इनकम हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है कि हम जैसे लेट्स से ज़मीन है तो ज़मीन कैसे कैसे बांट रहे हैं, वैसे तो ऐसा नहीं बांटते, बट ज़मीन कैसे कैसे लोगों में बांट रहे हैं। तो पहले में सिर्फ इनकम आएगी और इसमें फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम फैक्टर्स जान रहे हैं प्रोडक्शन की। अब जैसे कि हम देख रहे हैं टी बैग्स, तो टी बैग्स कैसे कैसे दुनिया में किन किन लोगों तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मान लो वो नागालैंड में सबसे ज़्यादा टी जा रही है, महाराष्ट्र में सबसे कम जा रही है, मेघालय में थोड़ी बहुत जा रही है, तो दैट इज़ फंक्शनल। जाते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, यानी कि द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अब मैं आपसे बोलूँ कि आपकी सैलरी मान लो अभी है 60,000, अब आपके पास आते हैं 2 जॉब्स के नए ऑफ़र, एक होता है 70,000 का और एक होता है 80,000 का। तो आप किस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? भूल जाइए ये चीज़ कि किसमें ज़्यादा मेहनत है, क्या मेहनत है, बस इतनी सी बात है कि आप किसको प्रेफर करेंगे। तो हम किसको करेंगे? 80,000 वाली सैलरी को प्रेफर करेंगे, राइट। तो यही बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन थी। यानी कि जब हमने 80,000 वाली सैलरी को चुना तो हमने क्या चीज़ पीछे छोड़ी? 70,000 वाली वो सैलरी। इसी को, यानी जो चीज़ सैक्रिफाइस हो रही है, यानी एक चीज़ को पाने के लिए जब हम दूसरी चीज़ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो वही बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब आते हैं PPF यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ के थ्रू जब हम 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, मान लो टी है और लेट्स से बटर है, टी और बटर, ये 2 मान लो गुड्स को हम देख रहे हैं, तो टी और बटर को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं, यानी अभी मैं ग्राफ के थ्रू बताती हूँ, जो गिवन जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ग्राफ है, अब इस ग्राफ में गन्स और बटर का इन्होंने एग्जांपल लिया है कि बटर है एक जगह और एक जगह है गन। पे इस वाई एक्सिस पे आपको दिखाया है कि गन्स कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं और एक्स एक्सिस पे दिखाया है कि बटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब गन 21 प्रोड्यूस हो रही थी तो बटर 0 थी, लेकिन जब गन्स 18 प्रोड्यूस होने लग गई तो बटर 2 होने लगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि अब आपके पास लेट से मैं बोलूँ आपके पास सिर्फ लेट से 100 रुपये है। अब आपके पास अवेलेबल हैं 2 ऑप्शन, यानी एक है चॉकलेट और एक है फ्रूटी। अगर आप 40 चॉकलेट ले रहे हैं तो आप मतलब मान लो 10 रुपीज़ की दोनों चीज़ें हैं, चॉकलेट और फ्रूटी, और आपके पास है 100 रुपीज़। अगर आप 40 चॉकलेट ले रहे हैं तो अब आप कितनी फ्रूटी ले पाएंगे? 60। अगर आप 70 चॉकलेट ले रहे हैं तो आप कितनी फ्रूटी ले पाएंगे? 30। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम चॉकलेट ज़्यादा ले रहे हैं तो हमें थोड़ी फ्रूटी को कम करना पड़ेगा, या अगर हम फ्रूटी ज़्यादा ले रहे हैं तो हमें चॉकलेट को कम करना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन किन्हीं भी 2 गुड्स का, जब एक को पॉसिबल जितने भी कॉम्बिनेशन थे, हम 70, 30, 60, 40, 50, ये सारे कॉम्बिनेशन है 100 रुपीज़ के अंदर तक। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 2 गुड्स के गिवन रिसोर्सेज, अब जैसे हमें गिवन क्या था 100 रुपये थे, तो जितने भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दी है उनके हिसाब से जब हम जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं उनको ग्राफ में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं PPF यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो अभी हम 2 गुड्स ही ले रहे हैं, ये अज्यूम करते हैं हम कि सिर्फ 2 गुड्स ले रहे हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो। तो एजम्पशंस क्या लगाते हैं हम PPF के लिए? द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज़ फिक्स्ड। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 100 रुपीज़ वर फिक्स्ड कि 100 रुपीज़ ही है हमारे पास, बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। यानी जैसे अब हमने 40 अगर चॉकलेट्स ली थी और 60 हमारे पास फ्रूटी थी, तो हमने क्या किया, उसे ट्रांसफ़र कर दिया। यानी हमने कुछ चीज़ें, अगर हमने 20 मान लो 20 रिसोर्सेज 20 रुपये हमने किस में लगा दिए? फ्रूटी में लगा दी। तो अब हम
80 फ्रूटी ले पा रहे हैं और 20 चॉकलेट। यानी रिसोर्सेज ट्रांसफ़र तो हो सकती हैं, ये पैसे ट्रांसफ़र तो हो सकते हैं एक दूसरे में, लेकिन 100 रुपये थे तो 100 रुपये तो फिक्स ही है। दूसरा एजम्पशन आते हैं, एजम्पशन यानी ये चीज़ें हम मान के चलते हैं, पीपीएफ कभी भी ड्रॉ करते हैं तो हम ये चीज़ें मान के चलते हैं और ये हमें याद करने की भी नीड है, एजम्पशंस आ सकते हैं। सेकंड इज़ कि जो जितनी भी रिसोर्सेज हैं हम यही अज्यूम करते हैं, हमेशा सिर्फ 2 गुड्स को लेके चलते हैं एक टाइम पे, क्योंकि इतनी सारी लेंगे अगर हम दुनिया की सारी चीज़ें रख देंगे तो फिर मैच करना थोड़ा समझना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम 2 गुड्स को लेके चलते हैं। और हम मानते हैं कि द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। यानी मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर मैं 100 रुपीज़ लेके गई तो मैंने 40 रुपीज़ की ले ली चॉकलेट, 40 रुपीज़ की ले ली फ्रूटी, बच गई 20 रुपये, वो मैं घर ले आऊँगी। नो, हम जो 100 रुपये हैं वो पूरे खर्च करके आएंगे। तो जो रिसोर्सेज हैं वो फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज होती हैं। फोर्थ इज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, सो व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज। यानी अगर हम बटर और गन्स की बात करते हैं तो अगर मैं बोलूँ लेबर, यानी जो लोग गन्स प्रोड्यूस करते थे, गन में उन्हें अच्छे अच्छे टेक्निक्स पता थे कि कैसे कैसे हम बेटर गन्स बना सकते हैं, अगर मैं उन लेबर को उठा के बटर में डाल दूँ, यानी अब वो बटर इंडस्ट्री में काम करने लगे, बटर प्रोड्यूस करने लगे, तो क्या वो उतने एफिशिएंट हो, क्योंकि वो परफेक्ट किस में थे, गन बनाने में थे, तो क्या वो बटर भी उतना ही परफेक्टली बना पाएंगे? नहीं। तो मतलब उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। फिफ्थ इज लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हम कांस्टेंट रखते हैं। हम यूँ नहीं कि गन्स और बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि गन्स में हम और ज़्यादा मशीन्स ले आए कि अब गन्स तो हम कम लेबर में भी, कम लोगों में भी अच्छी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, एक ही तरह की अभी भी। नेक्स्ट, तो अभी हमने ये लोग हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ जो है पहले लिखी हुई हैं, ये सारी ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे हम ABCDEFG से। ये गन्स बता दी कि 21 है तो बटर 0 है। अगर हमने एक गन हटा दी तो 20 गन हो जाएगी, बटर 1 हो जाएगा। अगर हमने 2 गन हटा दी 18 तो हमारे पास बटर 2 हो गई। तो ऐसे करके इन्होंने सैक्रिफाइस करना दिखा दिया कि एक कॉम्बिनेशंस दिखा दिए सारे, जैसे मैंने अभी बताया था। MOC MRT देखते हैं। चलो पहले अब हम देखेंगे कि पहली बार में जो MRT है उसके अंदर जो पहली बार है, क्या उसके अंदर कुछ सैक्रिफाइस हुआ है? नहीं। जो पहला 21 है और 0 है वो हम इनिशियली ले रहे हैं। हम हमेशा MRT को सेकेंड बॉक्स से बनाना शुरू करना। तो हमने क्या देखा, गन 21 से 20 आई, यानी एक गन को हमने सैक्रिफाइस किया, राइट। तो MRT निकालने का फॉर्मूला ही यही होता है कि जो कमोडिटी A है वो कितनी सैक्रिफाइस हो रही है अपॉन कमोडिटी B जो सैक्रिफाइस हो रही है। जैसे यहाँ पे द चेंज इन गन्स अपॉन चेंज इन बटर। अब बटर कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 1 गन और 1 बटर लिख दिया। नेक्स्ट में 2 गन घट रही है और 1 बटर बढ़ रहा है, तो 2G और 1B। अगली बार में 18 से 15 यानी 3 गन सैक्रिफाइस हो रही हैं और 2 से 3 यानी एक बटर बन रहा है। तो ऐसे ही इन्होंने सैक्रिफाइस करके ये जो रेशियो है ये सारी MRT के अंदर लिख दी। तो MOC होता है कि कितनी चीज़ें हमने सैक्रिफाइस करी। MOC को जब हम रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाता है MRT। अब अगर हम MOC की बात करें अकेले तो हम इसको देखेंगे, गुड्स 1 को देखेंगे, यानी 20 से 21 से 20 पे आया तो पहला इसका भी ब्लैंक जाएगा। 21 से 20 आया तो यानी कितना सैक्रिफाइस हुआ, 1। 20 से 18 आया यानी 2 सैक्रिफाइस आया। अब 18 से 15 आया यानी 3 सैक्रिफाइस हो गया। 15 से 11 आया यानी 4 सैक्रिफाइस हो गया। 11 से 6 आया यानी 5 हो गया और 6 से 0 आया यानी 6 सैक्रिफाइस कर दिया। तो MOC हमारा सैक्रिफाइस गिन रहा है और ये चीज़ हमें ध्यान रख रही है कि MOC जो है वो हमेशा बढ़ता है। जितने भी ABCDEFG थे हमारे वो सारे कॉम्बिनेशन हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया और इसको हम क्या बोलते हैं, PPF। अब हम देखेंगे कि MOC क्या होता है। MOC रेफर्स टू द, यानी सैक्रिफाइस कितना हुआ, बेसिकली भाषा में बोलूँ तो वो होता है। अब MOC यानी MOC की फुल फॉर्म थी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा। तो कभी भी मार्जिनल का कहीं पे भी रेफर्ड हो तो उसका मतलब होता है एक एक्स्ट्रा। MOC में ही एक जैसे बटर था, एक एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, बटर ऐड हो रहा है, यहाँ पे फिर वापस एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, 2 से 3 में एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो ये क्या होता है, MOC होता है, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी नया और ऐड हो रहा है। तो अब मान लो ये 4 तक है, अब नया एक्स्ट्रा हुआ 5 ऐड, तो 5 क्या बोला जाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जब हम
रेशियो यानी रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाता है MRT यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो रेट कितना है जिसमें ट्रांसफॉर्म हुआ। तो यूनिट सैक्रिफाइस्ड, द चेंज इन यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन द चेंज इन यूनिट्स गेन्ड इज हमारा MRT। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ PPF। अब जो PPF है यानी जो ग्राफ था हमारा वो किस तरीके का बनता है उसके बारे में, हमेशा कैसा बनता है उसके बारे में बताया जा रहा है। PPF स्लोप्स डाउनवर्ड्स, यानी हम देख सकते हैं कि ये 21 से सीधा कहाँ गिरा है, 6 पे गिरा है, तो ये नीचे की तरफ क्या कर रहा है, गिर रहा है। इसीलिए बोला है कि PPC जो है, PPF जो है वो हमेशा गिरता है, डाउनवर्ड्स जाता है। अब क्यों? मोर ऑफ वन गुड, क्योंकि जब हम एक गुड को सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो दूसरा हमें गेन कर रहे हैं। अब जैसे 21 से गन को हमने सैक्रिफाइस किया, लेकिन हम यहाँ की तरफ से इस तरफ से वर्टिकल हॉरिजॉन्टली हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ गेन कर रहे हैं, इसीलिए ये फॉलिंग होता है, डाउनवर्ड्स फॉलिंग होता है। सेकेंड इज कि PPF इज कॉनकेव शेप्ड, यानी कॉनकेव शेप्ड क्या होता है, केव बना रहे हैं, राइट। कॉनकेव हम सबको पता है क्या होता है, तो ये कॉनकेव शेप बना रहा है ना, ओरिजिन जो है यानी 0 पॉइंट जो है O पॉइंट, वहाँ पे ये कॉनकेव वाली शेप बना रहा है। अब ये ऐसा क्यों होता है, उसका भी रीज़न वही सेम है कि जब हम एक क्वांटिटी को सैक्रिफाइस करते हैं तो दूसरी को गेन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या अटेनेबल गुड्स, अटेनेबल कॉम्बिनेशन और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने चॉकलेट और फ्रूटी के एग्जाम्पल को। तो अगर मैं बोलूँ कि चॉकलेट हमने ले आई 40 रुपीज़ की और हम ले आए फ्रूटी 40 रुपीज़ की, तो बचे कितने, 20 रुपीज़। तो हमने जो रिसोर्सेज है उनको फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया, तो यानी ये हमारे 100 रुपये के नीचे नीचे है, यानी अंदर अंदर है। तो अंदर कौन सा पॉइंट देख पा रहे हैं आप, E पॉइंट देख रहे हैं, जो यही शो कर रहा है कि जो रिसोर्सेज है उनको हमने अच्छे से कम्प्लीटली यूज़ नहीं किया है। अब अगर मैं बोलूँ कि हमने 80 जो है चॉकलेट ली और हमने 40 फ्रूटी ली, तो कितना आ गया अब हमारे पास, 120 रुपीज़। इतनी तो हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं थी। तो जब रिसोर्सेज को पता नहीं एक्स्ट्रा ओवर यूटिलाइज जब हम कर रहे हैं, जब हमारे पास है भी नहीं उतना, सो दैट इज़ F पॉइंट। F पॉइंट यानी अनअटेनेबल। अब अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि ये हमारा पॉसिबल है, हम 80 रुपीज़ की चीज़ पॉसिबल तो है, लेकिन वो PPF में हम चीज़ नहीं लेके चलते हैं क्योंकि हम हमारी रिसोर्सेज हमेशा फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज होती है। इसलिए ई तो पॉसिबल तो है, लेकिन जब हमारे पास रुपए ही 100 है तो हम 120 की चीज़ कैसे ले सकते हैं, इसीलिए F जो है वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहलाया जाएगा। अब एक सवाल उठता है कि क्या PPF स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, हम कॉनकेव ही क्यों होता है, वो स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता। तो अब उसका आंसर है कि स्ट्रेट लाइन होता है अगर MRT कांस्टेंट होता है, यानी कोई सैक्रिफाइस नहीं होता है, यानी सेम अमाउंट, मतलब सेम अमाउंट ही सैक्रिफाइस हो रही है। अब वो रेशियो अगर 1/1, 1/1, 1/1 हर एक केस में अगर 1/1 ही चल रहा होता, या 1/, नहीं तो लेट्स से 3/3, 3/3, ऐसे करके ये हमेशा जितनी हम यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतनी ही हम गेन कर रहे हैं। तो ये जो 1/1 का रेशियो हर बारी चल रहा है, अगर ये चीज़ चलेगी तो PPF हमारा स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है। अब क्वेश्चन है कि क्या PPF ओरिजिन से कॉन्वेक्स, उसका आंसर है कि यस हो सकता है। अगर हमारा कम से कम, मान लो शुरू में सैक्रिफाइस करें हमने 5 गन सैक्रिफाइस हो रही थी, जिसके लिए हमारा मान लो 3 बटर गेन हो रहे थे। अब हमने देखा, या फिर बोलो 1 बटर गेन हो रहा था, अब अगली बार में 4 गन सैक्रिफाइस हुई और 2 बटर बने। अगर हम बोले 3 सैक्रिफाइस और 3 बटर बने, 4, यानी हमारे जो सैक्रिफाइस है ना वो कम होता जा रहा है। तो अगर ऐसा केस है, जो कि पॉसिबल नहीं होता, हमेशा कॉनकेव शेप में ही होता है, कॉन्वेक्स या स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ये बहुत ही रेयर चांस है जो कि नहीं होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या वास्ता है, वास्ता ज़रूर है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो था कि जो नंबर ऑफ़ गुड हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं कुछ अच्छा पाने के लिए, तो हम PPF में भी तो यही काम कर रहे हैं कि हम गन को सैक्रिफाइस कर रहे हैं अगर, तो हमारे पास हमें कुछ मिल भी तो रहा है ना, बटर मिल रही है हमें, सो इसे हम PPF बोला जाएगा। अब आते हैं कि PPF को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है। ट्रांसफॉर्म हो रहा है यानी इतना गन सैक्रिफाइस होके उतना बटर गेन हो रहा है, तो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट इज चेंज इन PPF। अब PPF में चेंज या तो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रही है चीज़। पहला है शिफ्ट इन PPF और दूसरा है रोटेशन इन PPF। तब होता है जब
हमारे दोनों कमोडिटी या तो बढ़ रही हैं या घट रही हैं। तो या तो अगर दोनों बढ़ेंगी साथ में तो उसको बोला जाएगा शिफ्ट। अब रोटेशन क्या होता है वो बाद में बताऊंगी। शिफ्ट भी दो टाइप का होता है, राइट वर्ड शिफ्ट और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अब ये जो पी पॉइंट था, उससे जब P1 और P1 पे जब ये मूव हुआ, दोनों तरफ से दोनों गुड्स बढ़े एकदम से, तो क्या बोला जाएगा, ये राइट वर्ड, यानी ये राइट आप देख रहे हो, इस वीडियो को भी देख रहे हो, तो ये किस तरफ मूव हो रहा है, आपके राइट हैंड की तरफ मूव हो रहा है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, राइट वर्ड शिफ्ट, यानी हमारी जब रिसोर्सेज दोनों बढ़ रही हैं। अब ये बढ़ क्यों रही है, मे बी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई है हमारी, या हमारे रिसोर्सेज अच्छे आए हैं, या क्वालिटी अच्छी आई है, कोई भी रीज़न हो सकता है इनके बढ़ने का। तो जब बढ़ते हैं तो राइट वर्ड शिफ्ट होता है। अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है जब ये पी से हमारा P11 जब नीचे की तरफ गिरा, यानी आप देखो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा। तो ये जब घट रही हैं, यानी रिसोर्सेज कम हो रही हैं, गुड्स कम, दोनों के कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर गन मान लो 21 प्रोड्यूस हो रही थी और बटर मान लो 19 प्रोड्यूस हो रहे थे, तो अब जब दोनों कम हो गए, गन प्रोड्यूस होने लग गया 15 और बटर प्रोड्यूस होने लग गया 12, तो दोनों कम हो रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अब आते हैं रोटेशन ऑफ पीपीएफ। रोटेशन होती है जब सिर्फ एक ही, या तो गन चेंज हो रहा है, गन बढ़ या घट रहा है, या फिर बटर बढ़ या घट रहा है, तो एक चीज़ उतनी की उतनी ही रहेगी, लेकिन उनमें से दूसरी चीज़ जो है वो या तो बढ़ेगी या घटेगी। अब हम आते हैं रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स। तो रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस पे, यानी जहाँ पे बटर था, तो ये राइट वर्ड रोटेशन या लेफ्ट वर्ड रोटेशन, तो बटर या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। इस केस में रोटेशन ऑन वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे बटर जो है वो राइट वर्ड्स या तो रोटेट होके बढ़ रहा है, गन बढ़ रही हैं, या घट रही हैं, तो लेफ्ट वर्ड रोटेशन हो जाएगा गन्स में। तो जब एक बढ़ती है या घटती है उसको बोलते हैं रोटेशन। अब ये पीपीएफ जो आपने अभी पढ़ा उसको ही रिवाइज करवाया गया है, जितनी भी बातें बोली हैं हम अभी पढ़ चुके हैं सॉल्व प्रैक्टिकल्स में, यानी कुछ प्रैक्टिकल्स देखेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज आपका होमवर्क है जो बैक एक्सरसाइज है। एग्जाम्पल नंबर 1, दीपक इज़ वर्किंग, यानी दीपक की सैलरी है 1 लाख पर मंथ। उसको 2 जॉब ऑफर आते हैं, एक आता है 70,000 का रिलायंस इंडस्ट्री से, ठीक है, और एक ऑफर आता है 85,000 का टाटा इंडस्ट्री से। तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यानी वो बेटर ऑप्शन, नेक्स्ट बेटर ऑप्शन, यानी 1 लाख कमाता है, अगर मैं बोलूँ कि वो कौन सा प्रेफर करेगा, तो दोनों में से तो कोई भी प्रेफर नहीं करेगा ना। लेकिन मान लो उसकी 1 लाख की सैलरी चली जाती है, तो वो नेक्स्ट किस पे प्रेफर आएगा, 85,000, यानी वो चीज़ की ये तो रह गई यार, अगर 1 लाख नहीं होता ना तो मैं पक्का 85,000 को चूज़ करता। तो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी हुई यहाँ पे, 85,000 हुई, तो ये बोलेंगे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक फार्मर 100 kg ऑफ वीट प्रोड्यूस करता है, तो अगर फार्मर 70 kg का राइस भी प्रोड्यूस कर सकता है उतनी ही रिसोर्सेज से, यानी उतना ही पैसा लगा के, उतनी ही लेबर लगा के, अगर वो 70 kg प्रोड्यूस कर सकता है राइस, तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, राइस हुआ, क्योंकि अभी तो हम 100 kg, यानी हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है ना वीट से, तो हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वीट से, तो हम हमारा जो चूज़ करेंगे हम वो 100 को करेंगे। लेकिन क्या हमारा नेक्स्ट बेस्ट था, वो 70 kg था, तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कमोडिटी ए का हमें पता लगाना है। तो MOC यानी पहले में कमोडिटी ए में, यानी पहले में बढ़ रहा है, 1 आया, फिर 1 से 2 3 4 5, यानी कितनी कमोडिटी हमारी बढ़ रही है, ए कमोडिटी बी जो है वो सैक्रिफाइस हो रही है और ए बढ़ रही है, तो कितना सैक्रिफाइस होने के बाद बढ़ रहा है, दैट इज़ MOC, और वो कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट MOC वापस हमें कैलकुलेट करना है, यानी MRT हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें वापस जो सैक्रिफाइस हो रहा है, यहाँ पे कमोडिटी ए सैक्रिफाइस हो रहा है, तो पहला तो ब्लैंक जाएगा जैसे हमारा जाता है, फिर 20/10, यानी जो यूनिट 20 से 10 सैक्रिफाइस हुआ, कितना 10 हुआ, 10 कमोडिटी में 10 कमोडिटी सैक्रिफाइस हुई, और कमोडिटी बी ने कितना गेन किया, 10 से 14 में 4 गेन किया, तो 10/4 जब हम करेंगे तो वो 2.5 हमें MOC निकालनी है। तो हम देखेंगे कि जो गुड X है वो कितना गेन हो रहा है, वो 10 गेन हो रहा है, 0 से 10 में 10 गेन हो रहा है, और 200 से 180 में कितना सैक्रिफाइस हो रहा है, 20 सैक्रिफाइस हो रहा है, तो 20/10 जब हम करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही हम बाकी सारी इसकी MOC निकाल देंगे। नेक्स्ट इज़ कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाता है
दो कॉमोडिटीज़ का, कॉमोडिटी एक्स और वाई का। तो हमें बोला है कि ये पीपीएफ में बना के दिखाओ ये पॉइंट्स, कॉमोडिटी एक्स एक तरफ ले ली, वाई एक तरफ ले ली, और इनके जो कॉम्बिनेशन है वो हमने ABCDE बना के दिखा दिए। नेक्स्ट है लेबल अ पॉइंट एफ इनसाइड द कर्व, एक पॉइंट बना दो एफ, यानी जहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रही है एफ, और इसको हम क्या बोलेंगे, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि पॉइंट जी बना दो बाहर की तरफ, इसको बोलेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पे ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। नेक्स्ट बोल रहे हैं व्हाट मस्ट अकर सो दैट द इकोनॉमी कैन अटेन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एज इंडिकेटेड बाय पॉइंट जी, यानी क्या होना चाहिए कि जो इकोनॉमी है वो जी को भी अटेन कर पाए, यानी जी को भी ले पाए। तो जब हमारी रिसोर्सेज बढ़ेंगी तभी हम जी को भी अटेन कर पाएंगे। सो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये टैंक्स और बटर्स के बारे में शो कर रहा है। पहले हमें निकालना है MRT, यानी यूनिट सैक्रिफाइस, चेंज इन यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गेन के जो फॉर्मूला है इसको लगाया हमने MRT में और हमें जो रेशियो है इसका मिल गया। अब बोल रहे हैं PPF, यानी इसके जितने भी एक तरफ टैंक्स ले लो, एक तरफ बटर ले लो, और इन सबको पॉइंट्स पे डिनोट कर दो। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि जो PPF है वो कॉनकेव की बजाय कॉन्वेक्स बन रहा है, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि कम से कम चीज़ें सैक्रिफाइस हो रही हैं। हमने अभी सीखा था कि कॉन्वेक्स कब होता है, जब कम से कम चीज़ें सैक्रिफाइस होती है, कम कम सैक्रिफाइस हो रहा है हर बारी, ये नहीं कि ज़्यादा कम कम होता जा रहा है, तो तब हमारा कॉन्वेक्स होएगा। तो हमने इसकी शेप पे भी कमेंट कर दिया। नेक्स्ट इज़ कि हमने ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया, तो रीज़न बताओ कि इसकी शेप कैसे बनेगी और रीज़न बताओ। तो हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, MRT निकालेंगे पहली बात तो रीज़न निकालने के लिए। तो MRT हमने फॉर्मूला के थ्रू जब निकाली तो हमें पता चला कि ये कॉनकेव शेप का है और डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये नॉर्मल MRT है, कुछ यूं नहीं है कि कम सैक्रिफाइस हो रहा है या A1:1 में ही हर बारी हो रहा है जो हम बोले स्ट्रेट लाइन है, तो कुछ नहीं, ये नॉर्मल जैसा हमारा होता है PPF वैसे हो रहा है, तो हम बोल देंगे कॉनकेव है और डाउनवर्ड। MRT निकालो और शेप बताओ। तो हमने इसका MRT निकाला सबसे पहले, नहीं भी बोला है, हमें यूँ भी बोला है कि शेप बताओ इसकी, तो सबसे पहले हम MRT निकालना पड़ेगा। अब हमने क्या देखा कि हर बारी जो ये MRT है उसका रेशियो सेम है, हमेशा 4y सैक्रिफाइस हो रहा है और एक ही गेन हो रहा है, तो हमेशा ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट चल रहा है। तो हमने क्या सीखा था, जब ये रेशियो कांस्टेंट चल रहा है तो अपना जो PPF है वो एक क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर।